गुड मॉर्निंग। ख्याति के मूल्यांकन के बाद अब हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, अंशों का निर्गमन एवं हरण। 12th क्लास में पढ़ रखा है आप लोगों ने ये चैप्टर। अभी थोड़ा डिटेल से पढ़ना है, बस इतना ही फर्क है। इश्यू ऑफ शेयर एंड फोरफीचर ऑफ शेयर्स, अंशों का निर्गमन एवं हरण। अंश कौन इश्यू करता है? तो आपको पता है अंश इश्यू करती है कंपनी, वो भी पब्लिक में। यदि अंश इश्यू करने हैं तो सार्वजनिक। निजी कंपनी यदि कोई होती है तो निजी कंपनी तो अंश केवल अपने सदस्यों के बीच में निर्गमित कर सकती है, आपको पता है। सार्वजनिक कंपनी जो होती है वो पब्लिक में शेयर इश्यू करती है। तो कंपनी की जब हम बात करें या कंपनी की परिभाषा की बात करें तो कंपनी आपको पता है कि किसी अधिनियम के तहत एक ऐसा कृत्रिम व्यक्ति है जो जिसका खुद का अपना पृथक अस्तित्व होता है ना, और वो उसकी खुद की एक सार्वभौम मुद्रा होती है और उनको शेयर वगैरह इशू करने का अधिकार होता है, तो उसको हम कंपनी कहते हैं। खैर अपने को इस चैप्टर में कंपनी के बारे में ज़्यादा बात नहीं करनी है, क्योंकि हमें तो शेयर्स का चैप्टर है। आपको पता है कि नया कंपनी अधिनियम 2013 इशू हो चुका है ना। तो अब जो भी प्रोविजंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस लागू होते हैं कंपनियों के ऊपर, वो कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत ही लागू होते हैं। सारे के सारे नियम, कानून, कायदे जो भी है, तो कंपनी अधिनियम 2013। ठीक है, अब बात करते हैं अंशों की। अंश के प्रकार। अंश आपको पता है दो प्रकार के होते हैं। पहले होते हैं समता अंश या इक्विटी अंश, और दूसरे होते हैं पूर्वाधिकार, प्रेफरेंस शेयर या अधिमान अंश। क्या होते हैं समता या इक्विटी अंश और पूर्वाधिकार या अधिमान अंश? वैसे तो आप सब लोगों ने पढ़ा हुआ है इसको पूरा, फिर भी हम बात तो करनी पड़ेगी क्योंकि चैप्टर है अपना। तो समता अंश या इक्विटी अंश किसको कहते हैं? ऐसे अंश जिन पर एक तो लाभांश की दर निश्चित नहीं होती है, मतलब यदि लाभ ज्यादा होगा तो लाभांश ज्यादा मिलेगा, लाभ कम होगा तो लाभांश कम मिलेगा। तो इनके ऊपर एक तो लाभांश की दर जो होती है वो निश्चित नहीं होती है। ठीक है। दूसरी बात, कंपनी का जब समापन होगा, पहले हम बात करें कि लाभांश पहले किसको मिलेगा, तो लाभांश इनको अधिमान अंशों के बाद में मिलता है। मतलब पहले लाभांश प्राप्त करने का अधिकार अधिमान अंशों को, पूर्वाधिकार अंशों को है, और उसके बाद में इक्विटी अंशों को लाभांश प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त होता है। और तीसरी बात, कंपनी का जब समापन होगा, कंपनी बंद हो जाएगी, तो कंपनी का जो पूंजी का पुनर्भुगतान होगा, है ना, उस पूंजी का पुनर्भुगतान जब होता है तो पहले अधिकार पूर्वाधिकार अंश का होता है और बाद में अधिकार इक्विटी अंशों का होता है। तो पुनर्भुगतान का अधिकार अधिमान अंशों के बाद होता है। ठीक है ना। तो ये सब चीजें समता अंश या इक्विटी अंशों से संबंधित है। तो पूर्वाधिकार अंश किसको कहेंगे, तो इनका रिवर्स कर दो भाई। एक तो लाभांश की दर क्या होती है, निश्चित होती है। जो निश्चित दर है उसी दर से लाभांश इनको मिलेगा, उससे ज्यादा या कम नहीं मिलेगा। लाभांश अधिमान अंशों के बाद में नहीं, मतलब इसको मिलता था तो इनको लाभांश पहले मिलेगा पूर्वाधिकार अंशों को। और जब कंपनी का समापन होगा, तो जब पूंजी के पुनर्भुगतान की बात आएगी,
तो पूंजी का पहले भुगतान पूर्वाधिकार या अधिमान अंशों का होगा और उसके बाद में इक्विटी अंशों का होगा। तो ये अंशों के बारे में बात हुई है। देखो अब जब हमने पूर्वाधिकार अंश स्टार्ट कर लिए हैं तो पूर्वाधिकार अंश जो है वो कई प्रकार के होते हैं, तो उनके बारे में भी बात करनी पड़ेगी अपने को। तो हम बात करते हैं पूर्वाधिकार अंशों के प्रकार। पूर्वाधिकार अंशों के प्रकार। पूर्वाधिकार अंश कितने प्रकार के हो सकते हैं? पहला संचयी पूर्वाधिकार, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस। तो ये संचय पूर्वाधिकार अंश क्या होते हैं? मान लो किसी साल कंपनी को लॉस हो गया, हानि हो गई, तो उस साल का लाभांश कंपनी देगी नहीं, सीधी सी बात है। और मान लो उससे अगले साल लाभ होगा कंपनी को, तो केवल अगले साल का लाभांश ही देगी कंपनी। जिस साल लॉस हो गया है, हानि हो गई है, उस साल का लाभांश नहीं देगी। लेकिन संचय पूर्वाधिकार अंशों के लिए प्रोविजन होता है कि जिस वर्ष हानि हो गई है उस वर्ष का लाभांश संचित हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। उस वर्ष तो उनको नहीं मिलेगा, लेकिन अगले वर्ष जब लाभ होगा ना कंपनी को, तो पहले पिछले वर्ष का लाभांश देना पड़ेगा कंपनी को इनको, फिर अगले वर्ष का लाभांश देगी। तो इनका लाभांश संचित हो जाता है, क्यूमुलेट हो जाता है। इसलिए ऐसे अंशों को हम क्या कहते हैं? संचयी अधिमान अंश कहते हैं। सेकेंड टाइप के अधिमान अंश है असंचयी अधिमान अंश। तो असंचयी में संचय नहीं होता लाभांश, मतलब जिस वर्ष हानि हो गई उस वर्ष का लाभांश कभी भी नहीं मिलेगा। जिस वर्ष लाभ हुआ है केवल उसी वर्ष का लाभांश मिलेगा। जिस वर्ष हानि हो गई है उस वर्ष का लाभांश किसी भी परिस्थिति में नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखना है। तो ये असंचयी अधिमान अंश है, ठीक है। उसके बाद है तीसरा अवशिष्ट भागी, या इनको भाग युक्त अधिमान अंश भी कहते हैं। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस। पार्टिसिपेट करना मतलब भाग लेना। तो किस चीज में भाग ले रहे हैं प्रेफरेंस में? देखो आपको पता है कि अधिमान अंशों पर लाभांश की जो दर होती है वो क्या होती है? निश्चित होती है। मान लो आज लाभांश की दर 10% है तो उनको 10% ही लाभांश मिलेगा उनकी पूंजी पर। लाभ भले कंपनी को कितना ही ज्यादा हुआ हो तो ज्यादा नहीं मिलेगा। लेकिन यदि अधिमान अंश अवशिष्ट भागी या भाग युक्त है तो इनमें एक क्लॉज डाल दिया जाता है, एक विशेष अधिकार डाल दिया जाता है कि मान लो कंपनी को कभी बहुत ज्यादा लाभ हुआ तो पहले तो फिक्स दर से उनको लाभांश मिल जाएगा। उसके बाद इक्विटी शेयर को भी एक ऊंची दर से लाभांश दिया जाएगा। वो ऊंची दर कितनी होगी वो कंपनी तय करेगी, ठीक है ना। बहुत ऊंची दर से इक्विटी शेयर को लाभांश देने के बाद भी यदि मान लो और लाभ बच गया कंपनी के पास, तो बचे हुए लाभ में कुछ हिस्सा अधिमान अंशों को और दिया जाएगा और बाकी बचा हुआ इक्विटी अंशों का रहेगा, ठीक है ना। तो वैसे तो कहने को तो लाभांश की दर हमेशा पूर्वाधिकार अंशों पर, अधिमान अंशों पर निश्चित ही होती है, लेकिन ये एक स्पेशल तरह के प्रेफरेंस शेयर है जिनमें यदि कंपनी को बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो कुछ अलग से लाभ और दे दिया जाता है इनको। इसलिए इनको हम भाग युक्त या अवशिष्ट भागी अधिमान अंश कहते हैं। उसके बाद है अनावशिष्ट भागी अधिमान अंश, जिनमें लाभांश जो है वो स्थिर फिक्स दर से ही मिलेगा। कंपनी को भले कितना ही ज्यादा लाभ हुआ हो, उनको अतिरिक्त लाभांश किसी भी परिस्थिति में नहीं मिलने वाला है, तो उनको हम कहते हैं अनावशिष्ट भागी अधिमान अंश। उसके बाद पांचवा
शोधनीय अधिमान अंश, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। तो ऐसे अधिमान अंश जिनका एक निश्चित समय के बाद कंपनी द्वारा शोधन कर दिया जाएगा। शोधन का मतलब क्या होता है? पूंजी का पुनर्भुगतान। मतलब एक निश्चित समय के बाद यदि कंपनी अधिमान अंशों का पैसा वापस लौटा देती, पुनर्भुगतान कर देती है, तो उनको शोधनीय अधिमान अंश कहते हैं। अभी निश्चित समय कितना होगा? कितना भी हो सकता है, 5 साल 10 साल, लेकिन 20 वर्ष के भीतर ही होगा। 20 वर्ष के अंदर अंदर ही उनका शोधन करना जरूरी होगा, तभी वो शोधनीय अधिमान अंश होगी। ठीक है ना? तो ये चीज ध्यान रखनी है कि यदि कंपनी अधिमान अंशों का पैसा रिटर्न कर देती है कुछ समय पश्चात, एक निश्चित समय पश्चात, तो ऐसे अधिमान अंशों को शोधनीय अधिमान अंश कहते हैं। और इसके विपरीत हो जाएंगे अशोधनीय अधिमान अंश। तो ये क्या होंगे? ऐसे अधिमान अंश जिनका पैसा कंपनी कभी भी वापस रिटर्न नहीं करेगी। कभी भी रिटर्न नहीं करेगी तो क्या कंपनी पैसे खा जाएगी उनके? नहीं, इनका पैसा रिटर्न होगा, वापस होगा, लेकिन केवल कंपनी के समापन पर वो पैसा वापस किया जाए। कंपनी जब बंद होगी तभी इनका पैसा रिटर्न होगा, उससे पहले इनका पैसा रिटर्न नहीं। लेकिन भारत में क्या नियम है? भारत में जो कंपनी अधिनियम है अपना 2013, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि कोई भी कंपनी अशोधनीय अधिमान अंशों का निर्गमन नहीं कर सकती। केवल और केवल शोधनीय अधिमान अंशों का ही निर्गमन कर सकती है, और जिनका शोधन 20 वर्ष के भीतर होना आवश्यक है। तो भारत में तो किसी भी हालत में अशोधनीय अधिमान अंशों का निर्गमन नहीं हो सकता, क्योंकि कंपनी अधिनियम में स्पष्ट लिखा है कि भारत में पंजीकृत कोई भी कंपनी है वो केवल शोधनीय अधिमान अंश ही निर्गमित कर सकती है, अशोधनीय अधिमान अंश निर्गमित नहीं कर सकती। ठीक है? उसके बाद 7वें पॉइंट में लेते हैं परिवर्तनीय अधिमान अंश। ये ऐसे अंश है जिनको कंपनी एक निश्चित समय के बाद इक्विटी अंशों में परिवर्तन करने का प्रस्ताव दे सकती है, ऑप्शन विकल्प दे सकती है अंशधारियों को कि आप चाहो तो एक निश्चित समय के बाद अपने अंशों को इक्विटी अंशों में कन्वर्ट करवा सकते हो, परिवर्तन करवा। ऑप्शन है, कोई जबरदस्ती नहीं होती है उनके लिए कि नहीं आपको तो प्रेफरेंस शेयर की जगह इक्विटी शेयर लेने पड़ेंगे ना, जबरदस्ती कुछ नहीं है। कंपनी ने ऑप्शन दिया है, उनको ऑप्शन दिया है, तो वो लोग इस ऑप्शन का यूज करना चाहें तो यूज कर सकते हैं। तो यदि वो शेयर होल्डर कह देते हैं कंपनी को कि हाँ ठीक है, मैं प्रेफरेंस शेयर की जगह इक्विटी शेयर दे दो, तो कंपनी उनको इक्विटी शेयर दे देगी। और वो कहते हैं कि नहीं हमें तो इक्विटी शेयर नहीं चाहिए, हमें तो वापस हमारे पैसे ही चाहिए, तो ठीक है, कंपनी उनका शोधन करके उनको पैसे दे देगी, बात खत्म हो जाएगी। ठीक है ना? तो इसमें कोई दिक्कत है नहीं। तो ये एक ऑप्शनल पॉइंट है, ऑप्शन देती है कंपनी, कोई जबरदस्ती नहीं होती। और फिर है अपरिवर्तनीय अधिमान अंश। तो ऐसे अधिमान अंशों का कन्वर्जन, परिवर्तन इक्विटी अंशों में नहीं हो सकता। ये अपरिवर्तनीय है, इनका कभी भी इक्विटी अंशों में परिवर्तन नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। जब भी इनका शोधन होगा, कंपनी इनको कहेगी कि भाई आपके अंशों के शोधन का समय आ गया है, एक निश्चित समय के बाद जब भी शोधन होगा तो कंपनी उनको विकल्प नहीं दे सकती कि भाई हम आपके अंशों को इक्विटी अंशों में कन्वर्ट कर दे क्या, नहीं। जब भी शोधन करने की बात आएगी तो कंपनी उनको पैसा कैश में देगी और शोधन कर देगी। तो ये अपरिवर्तनीय होते हैं, इनका परिवर्तन इक्विटी अंशों में नहीं हो सकता। तो ये अभी देखो मैंने आपको, इक्विटी अंशों के तो कोई प्रकार नहीं होते हैं, इक्विटी अंश तो सिंपल से ही है, और अधिमान अंशों के ये 8 प्रकार होते हैं। तो इन प्रकारों को विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना? तो ये अलग अलग प्रकार के अधिमान अंश होंगे।
बाकी की बात नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।